वज़ीर-ए-आज़म मोदी ने पुणे में सिम्बायोसिस यूनिवर्सिटी के एक जलसे में शरीक हुए। उन्होंने अपने खिताब में कहा कि यूक्रेन में फंसे अपने शहरियों को निकालने में बड़े बड़े ममालिक को भी दुश्वारी आ रही है, लेकिन हिंदुस्तान ने हौसले और हिम्मत से अपने हज़ारों शहरियों को जंगज़दा इलाके से बहिफाजत निकाल लिया है। पीएम मोदी ने यहाँ नई नस्ल से खिताब करते हुए कहा कि आपकी नस्ल खुशकिस्मत है कि उसे अपने को बचाने की ज़रूरत नहीं पड़ रही है और किसी पर इन्हिसार करने के तजुर्बे से भी नहीं गुजरना पड़ रहा है। पीएम मोदी के मुताबिक मुल्क में जो तब्दीली लाई गई है उसका क्रेडिट नौजवानों को दिया जाना चाहिए। पीएम मोदी ने आज पुणे में मुख्तलिफ तरक्याती प्रोजेक्टों की शुरुआत की। अभी आप लोग यूक्रेन संकट के समय भी देख रहे हैं कि कैसे ऑपरेशन गंगा चलाकर भारत अपने नागरिकों को युद्ध क्षेत्र से सुरक्षित बाहर निकाल रहा है। दुनिया के बड़े बड़े देशों को ऐसा करने में कई मुसीबतें झेलनी पड़ रही हैं, लेकिन ये भारत का बढ़ता हुआ प्रभाव है कि हम हजारों छात्रों को वहां से अपने वतन वापस ला चुके हैं। साथियों, आपकी जनरेशन एक तरह से खुश नसीब है कि उसे पहले वाली डिफेंसिव और डिपेंडेंट साइकोलॉजी का नुकसान नहीं उठाना पड़ा। लेकिन देश में अगर ये बदलाव आया है तो इसका सबसे पहला क्रेडिट भी आप सभी को जाता है, हमारे युवा को जाता है, हमारे यूथ को जाता है। अब आप देखिए, उदाहरण के तौर पर जिन सेक्टर्स में देश पहले अपने पैरों पर आगे बढ़ने के बारे में सोचता भी नहीं था, उन सेक्टर्स में अब हिंदुस्तान ग्लोबल लीडर बनने की राह पर है। रूस यूक्रेन की जंग थमने का नाम नहीं ले रही है। रूसी फौज की पेशकदमी जारी है। रूस यूक्रेन की जंग का आज 11वां दिन है। उधर यूक्रेन के सदर ज़ेलेंस्की ने रूस से मुकाबले के लिए मजीद तैयारियां रवाना करने की अमेरिका से अपील की है। रूस यूक्रेन के बीच जंग के दरमियान अमेरिकी सदर जो बाइडेन ने यूक्रेन के सदर व्लादिमीर ज़ेलेंस्की से फोन पर बात की। व्हाइट हाउस के ऑफिशियल ट्विटर हैंडल से उसकी जानकारी दी गई, जिसके मुताबिक जो बाइडेन ने वीज़ा और मास्टर कार्ड की तरफ से रूस में सर्विस मुअत्तल करने के फैसले का खैर मकदम किया। जो बाइडेन ने यूक्रेन के न्यूक्लियर पावर प्लांट पर हालिया रूसी हमले के बारे में अपनी तशवीश का इआदा किया। दोनों लीडरान ने रूस और यूक्रेन के दरमियान हालिया मुज़ाकरात पर भी तबादला ख्याल किया। इस हवाले से यूक्रेन के सदर व्लादिमीर ज़ेलेंस्की ने भी ट्वीट किया। उन्होंने कहा कि बातचीत के एजेंडे में सलामती, यूक्रेन की माली मावनत और रूस के खिलाफ पाबंदियों का तसलसल शामिल था। रूस और यूक्रेन के वफद के दरमियान तीसरे दौर की बातचीत कल होने वाली है। यूक्रेन के मुज़ाकरातकार ने यह जानकारी दी। रूस और यूक्रेन के दरमियान मुज़ाकरात के 2 दौर हो चुके हैं, लेकिन अब तक कोई नतीजा नहीं निकल सका। पोलैंड की सरहद के करीब बेलारूस में जुमेरात को होने वाली बातचीत में रूसी वफ्द की क़यादत करने वाले सदर व्लादिमीर पुतिन के मुशीर व्लादिमीर मेडिंस्की ने कहा कि दोनों फरीकों के मौक़िफ़ बिल्कुल वाज़ेह हैं। पहले दौर की बातचीत बेलारूस के गोमेल सरहदी कस्बे में हुई थी और 5 घंटे से ज़्यादा देर तक जारी रही, लेकिन कोई पेशरफ नहीं हो सकी थी। इसराइली वज़ीर-ए-आज़म नफ्ताली बेनेट ने क्रेमलिन में रूसी सदर व्लादिमीर पुतिन से मुलाकात की, जिसमें यूक्रेन की जंग पर तबादला ख्याल किया गया।
3 घंटे तक जारी रहने वाली मुलाकात के बाद बेनेट के तर्जुमान ने कहा कि उन्होंने यूक्रेन के सदर व्लादिमीर ज़ेलेंस्की से भी फ़ोन पर बात की है। ज़राए के मुताबिक बेनेट अमेरिका, फ्रांस और जर्मनी के साथ बहरान का हल निकालने के लिए कोशिशें कर रहे हैं। वहीं अमेरिका को पहले से ही इस मुलाकात के बारे में आगाह कर दिया गया था। रूसी सदर ने यूक्रेन को खबरदार किया है। व्लादिमीर पुतिन ने कहा कि अगर वो वही करते रहें जो वो कर रहे हैं तो वो यूक्रेनी रियासत के मुस्तकबिल पर सवालिया निशान लगा रहे हैं। पुतिन ने कहा कि अगर ऐसा होता है तो वो इसके खुद जिम्मेदार होंगे। पुतिन ने यह तबसरा रूसी एयरलाइन एरोफ्लोट के फ्लाइट अटेंडेंट्स के साथ टेलीविजन मीटिंग के दौरान किया। Они будут продолжать делать то, что они делают. Я уже тоже об этом говорил. Они ставят вообще под вопрос будущность украинской государственности. И если это произойдет, это будет целиком и полностью на их совести. यूक्रेन के सदर व्लादिमीर ज़ेलेंस्की का बयान सामने आया है। उन्होंने कहा कि यूक्रेन के लोग पीछे हटने या शिकस्त तस्लीम करने के लिए तैयार नहीं हैं। उन्होंने कहा कि हमारे लोग, हमारे यूक्रेनी पीछे नहीं हट रहे हैं, हिम्मत नहीं हार रहे हैं। ज़ेलेंस्की ने हफ्ते के रोज़ कहा कि अगरचे रूस ने खार्किव और सोमी जैसे दूसरे शहरों को घेरे में ले लिया है, लेकिन यूक्रेन की अफवाज वस्ती और जनूब मशरक़ी यूक्रेन के अहम शहरों पर कंट्रोल रखने में कामयाब हो गई है। Наші українці не відступають, не здаються, не зупиняють свого спротиву. Вони кричать окупантам: «Йди додому, як російський корабель». Відтісняють їх з нашої території, перекривають їм дороги. Кожен метр нашої української землі, відвойований протестом і приниженням окупантів, це крок. Крок вперед, до перемоги. До перемоги для всієї нашої держави. Це шанс на життя. Українці, в усіх наших містах України, куди зайшов ворог, відчуйте це, переходьте у наступ. केफ में शहरी और फौजी यूक्रेन के दारकूमत की दिफा की तैयारी कर रहे हैं, क्योंकि रूसी फौजियों ने शहर पर अपनी पेशकदमी जारी रखी हुई है। हथियारों से लैस रजाकार रूसी टैंकों और फौजियों के काफिलों को सुस्त करने की उम्मीद में रुकावटें बना रहे हैं और उन्हें सड़कों पर नस्ब कर रहे हैं। Nobody knows what Putin can do today or even tomorrow, and we need actions right now, not next week or next month. It will not work. So we need actions yesterday. I can't explain you what the feelings of our Ukrainians in here is, because everyone has relatives, has their loved ones who are under fire right now, or who was wounded right now, who was killed right now. It's impossible to explain to people who don't live in such of despair. But this despair, it's not despair, oh, we are surrendered. No, it's despair, we will win. We will go, we will fight you back to hell, where your place is. No purpose for this. So why do they do this? I want to fight also, because this is my country, this is my home, my thoughts, my family, all of my, I don't know, pressures, everything is here. And I would like to be this, like that way. केफ में सैकड़ों मर्द यूक्रेन की फौज में शमूलियत के लिए साइन अप करने के लिए कतार में खड़े हैं। 18 से 60 साल की उम्र के अफराद को मुल्क छोड़ने से रोक दिया जाता है और उन्हें अपने ख़ानदान के अफराद को अलविदा कहने पर मजबूर किया जाता है, जो यूक्रेन को तर्क करके या मुल्क के दूसरे हिस्सों में सफ़र करके हिफाजत की तलाश में हैं। इस तरह से बहुत से अफराद को फ़ौज में भर्ती किया जा रहा है। Це мій обов'язок, я хочу бути корисним, хочу допомагати, хочу захищати, хочу відвоювати, хочу, щоб моя сім'я якнайшвидше повернулася в Україну і зроблю для цього все можливе і якнайшвидше. We know why we defend our country, and our guys that are actually standing there and fighting Russian military forces, they know what they are doing. Those guys, they don't. We know what we are doing. इंडियन यूनियन मुस्लिम लीग के सदर और मुमताज़ रूहानी रहनुमा पिनाकड़ सैयद हैदर अली शिहाब थंगल नहीं रहे। आज 74 साल की उम्र में उन्होंने आखिरी सांस ली। थंगल पिछले कुछ महीनों से बीमार थे। उनका इंतकाल एर्नाकुलम ज़िले के अनगामली के एक निजी अस्पताल में हुआ। थंगल कांग्रेस की ज़ेर-ए-क़यादत यूनाइटेड डेमोक्रेटिक फ्रंट में भी कलीदी रहनुमा रह चुके हैं। केरल में मुस्लिम उलमा की एक बाअसर तंजीम
संस्था केरला जमियत उलमा के नायब सदर के तौर पर खिदमात अंजाम दे रहे थे। वो मल्लापुरम में मुकीम पनक्कड़ थंगल खानदान के सबसे सीनियर रुकन थे, जो रिवायती तौर पर IUML की सियासत में हतमी राय रखता है। और यूक्रेन की पैरामेडिक हीरो वैलेंटिना पोशिच को हफ्ते के रोज कीव में सुपुर्द खाक कर दिया गया। वो यूक्रेन के दारुल-हुकूमत के मज़ाफ़ात से जख्मियों को निकालते हुए रास्ते में गोली लगने के बाद हलाक हो गईं। पोशिच को मकामी तौर पर रोमाशाका के नाम से जाना जाता था। Дуже боляче, що вона пройшла все пекло війни спочатку самого там на фронті, і вона залишилася неушкоджена, а загинула тут, захищаючи Київ. І вона була безбашеною в якомусь, напевно, змісті, тому що вона ніколи не боялася летіти під кулі. Заради тих поранених вона завжди літала в найнебезпечніших місцях, але Бог її беріг. यूक्रेन में फंसे तलबा की मुल्क वापसी का सिलसिला जारी है। वापस होने वाले तलबा ने खुशी का इजहार किया। वाज़ेह है कि अब तक ऑपरेशन गंगा के तहत यूक्रेन में फंसे 17,000 हिंदुस्तानी तलबा को मुल्क वापस लाया गया है, जबकि मजीद 7,000 तलबा यूक्रेन में फंसे हुए हैं। I'm studying in Ushgrowth National University. I'm from Tamil Nadu, Chennai. And the thing is, to bring pets is pretty much hard, quite due to the documentation things working on Ukraine, because currently all the documentation works needed to be done in an online manner, because all the offline manners are being closed due to the war hit condition. So students are being left out their pets in streets. I request them not to leave them in streets and to try to bring them as soon as possible. खार्किव से आए हैं और ये दिल्ली में ही स्टे है मेरा। मैं दिल्ली में रहता हूँ। खार्किव में क्या करते थे? किस चीज़ की पढ़ाई करते थे? खार्किव में MBBS थी मेरी फर्स्ट ईयर में। हम गए थे दिसंबर 1 को, और 24 को जैसे अटैक हुआ है सुबह, तो बंकर्स में रह रहे थे। बंकर्स में फिर शेलिंग होती थी बिल्कुल पास में ही, बिल्कुल डर के रहते थे। ऊपर अपने रूम्स में भी जाना अलाउड नहीं होता था, दिन में एक बार जाने देते थे। उसके बाद जब लगा कि सीवियर हो रही है कंडीशन, तो हम निकल लिए कि मतलब ट्रेन में कैसे ना कैसे चढ़े। बहुत लोग रह भी गए हमारे दोस्त पीछे, तो ट्रेन से फिर उतरे। रास्ते में काफ़ी कठिनाई आई। पहले तो बिल्कुल नॉर्मल लग रहा था, फिर जिस दिन वॉर शुरू हुई उस दिन पैनिक सा हुआ। फिर हमें बेसमेंट में ले गए। फिर उस दिन से सीनियर हमारा ध्यान रखते थे खाना पीने का। उससे फिर वो कभी कभी हमें रूम में जाने देते थे एसेंशियल लेने के लिए, कभी ब्रश वगैरह करने के लिए। फिर वापस बुला लेते थे 15-20 मिनट में। फिर वहीं नीचे काफ़ी खुशी हो रही है। होटल का भी इंतजाम किया, वो सारा गवर्नमेंट की तरफ से था। फ्लाइट का एक्सपीरियंस कैसा था? फ्लाइट वाज गुड, फूड वाज गुड, एवरीथिंग इज गुड। कैसा लग रहा है वापस आके? बहुत अच्छा। यूक्रेन में फंसे तलबा को यूक्रेन से वापस लाने का सिलसिला जारी है। IAF एयरक्राफ्ट के जरिए बुखारेस्ट से मुतादिद तलबा को हेंडन एयर बेस पर लाया गया, जिसके बाद तलबा ने अपनी खुशी का इजहार किया। वहीं दूसरे फंसे तलबा के हवाले से अपनी फिक्र का भी इजहार किया। बट वहाँ पे सिचुएशन मैनेज करना काफ़ी डिफ़िकल्ट था, क्योंकि वॉर 24 मॉर्निंग कुछ 3 बजे के आसपास शुरू हो गई थी। तो उसके बाद लगभग सिटी में तो कुछ था नहीं, सिटी बहुत ही क्लोज थी। फिर वहाँ पे अचानक से सब कुछ मैनेज करना, और आफ्टर 1 और 2 डे जब सिटी के अंदर शेलिंग वगैरह होने लगी, फिर तो बहुत ही डिफ़िकल्ट था हमें मैनेज करना। फॉर फूड वाटर सबकी स्कार्सिटी थी हमारे पास। तो हम लोग कुछ 6 दिनों बंकर में थे, 24 से 28 तक। फिर 28 को हमने डिसाइड किया कि वहाँ से निकलना चाहिए। तो किसी तरह हम लोग कुछ जितने भी दोस्त हैं, हम लोगों ने सबने डिसाइड किया कि हम लोग 28 को वहाँ से निकल जाएंगे खार्किव सिटी से। तो फिर 28 को हम लोग खार्किव सिटी से निकल के लिवीव आए, और फिर लिवीव से हमने चॉप टू जाहोनी बॉर्डर क्रॉस किया। फिर जाहोनी से हम बुडापेस्ट गए, हंगरी। फिर वहाँ से आज वापस वहाँ पे 3 दिन रुकने के बाद आज वापस आ रहे हैं। घर आकर तो खुशी है ऑब्वियसली। मतलब वहाँ पे अभी बहुत बच्चे स्टक है, जैसे कि सुमी वगैरह में, तो उनका वैकेशन बहुत ज़रूरी है। मतलब वहाँ पे रेगुलरली फायरिंग वगैरह हो रही है, बॉम्बिंग हो रही है, तो वहाँ की जितनी जल्दी वैकेशन हो सके करनी चाहिए। बॉर्डर क्रॉस हम लोगों को खुद से करना होता है। उसके बाद वहाँ पे जब हम बॉर्डर क्रॉस कर लेते हैं, उसके बाद एम्बेसी हम लोगों को लेती है। एम्बेसी की तरफ से सारी फैसिलिटीज दी गई आप लोगों को? हाँ जी, रहने के लिए, खाने के लिए सब प्रोवाइड करा गया था, बट बॉर्डर पार करने। ईरान और बैनुल-अक़वामी जौहरी तवानाई एजेंसी यानी IAEA ने ईरान के जौहरी तहफ़्फ़ुज़ात के मसाइल को जून तक हल करने के लिए एक रोड मैप पर इत्तेफाक किया है।
उसे एक अहम कदम माना जा रहा है जब वियना में 2015 के ईरान जौहरी माहदे को बहाल करने के लिए बातचीत आखिरी मरहले में दाखिल हो गई है। IAEA ने अपने डायरेक्टर जनरल राफेल ग्रोसी और ईरान के जौहरी तवानाई की तंजीम AEOI के सदर मोहम्मद इस्लामी का एक मुश्तरका बयान जारी किया। दोनों की मुलाकात तेहरान में हुई और तबादला ख्याल किया गया। वक्त एक ब्रेक का, ब्रेक के बाद फिर लौटेंगे। इस न्यूज हेडलाइंस के प्रायोजक पेट सफा आयुर्वेदिक जून, पेट सफा हर रोग दफा। इस न्यूज हेडलाइंस के प्रायोजक पेट सफा आयुर्वेदिक जून, पेट सफा हर रोग दफा। Sixteen channels, 15 languages, 26 states, 1,200 plus reporters, 66.9 crore viewers. India's largest news network, News 18 Network. Sixteen channels, 15 languages, 26 states, 1,200 plus reporters, 66.9 crore viewers. India's largest news network, News 18 Network. इस न्यूज हेडलाइंस के प्रायोजक पेट सफा आयुर्वेदिक जून, पेट सफा हर रोग दफा। खबरनामे में एक बार फिर आपका खैर मकदम है। तेलंगाना असेंबली का बजट इजलास पीर से शुरू होगा। हुकूमत ने बजट इजलास का आगाज रियासती गवर्नर के खुतबे के बगैर करने का फैसला किया है। कानून साज असेंबली के स्पीकर पोचारम श्रीनिवास रेड्डी और कानून साज काउंसिल के अबूरी सदर सैयद अमीरुल हसन जाफरी ने बेहतर इंतजामात के लिए आला अहदेदारों के साथ मुख्तलिफ इंतजामी उमूर का जायजा लिया। उन्होंने नकायज से पाक इंतजामात करने की हिदायत दी और साथ ही गुज़श्ता असेंबली इजलास में ताउन करने पर अहदेदारों से इजहार तशक्कुर किया। इस बजट सेशन के लिए मुकम्मल ताउन व इश्तराक फराहम करने की अहदेदारों से ख्वाहिश की। अरकान की जानिब से ऐवान में पूछे जाने वाले सवालात के जवाबात तैयार रखने पर जोर दिया और गुज़श्ता असेंबली और काउंसिल इजलासों के दौरान ज़ेर इल्तिवा सवालात हैं इसके फौरी जवाबात रवाना करने की भी हिदायत दी। और तेलंगाना असेंबली के बजट सेशन के आगाज़ पर गवर्नर का खुतबा शामिल नहीं करने का TRS हुकूमत ने फैसला किया है। रियासती गवर्नर तमिलिसाई सौंदरराजन ने हुकूमत के फैसले पर सख्त रद्दमल का इजहार किया है। उन्होंने कहा कि गवर्नर का खुतबा नहीं होने की वजह से गुज़श्ता एक साल के दौरान हुकूमत की कारकर्दगी पर मबाहिस के इख्तियार से ऐवान के अरकान महरूम हो रहे हैं। एक प्रेस नोट में गवर्नर ने बताया कि रिवायत के मुताबिक पहले दिन गवर्नर का खुतबा होता है, ताहम हुकूमत की जानिब से इसको गुज़श्ता इजलास का तसलसल करार देते हुए गवर्नर के खुतबे के बगैर बजट सेशन चलाने का फैसला किया गया है। राजभवन से जारी करदा प्रेस नोट में कहा गया कि गवर्नर का खुतबा नहीं होने का फैसला गैर दुरुस्त है। वाज़ेह है कि हालिया चंद दिनों से हुकूमत और राजभवन के दरमियान दूरियां बढ़ गई हैं। गवर्नर कोटा काउंसिल की रुकनीत के लिए हुकूमत ने P कौशिक रेड्डी के नाम की सिफारिश की थी, जिसको गवर्नर ने तवील अरसे तक ज़ेर इल्तिवा रखा।
कोरोना सूरत हाल की वजह से इस मरतबा बाग़ अम्मा के बजाय राजभवन में यौम जमहूरिया तकरीब का इनेकाद किया गया, जिसमें वज़ीर आला और वज़रा ने शिरकत नहीं की थी। तलबा तंजीम इस्लामिक स्टूडेंट्स ऑर्गेनाइजेशन तेलंगाना ने आने वाले असम्बली इजलास में मुस्लिम सब प्लान और तालीम के लिए इजाफी बजट पेश करने की हुकूमत से मांग की है। SIO के रियासती सदर डॉक्टर तलहा फयाजुद्दीन ने तालीम के लिए मुख्तस किए गए बजट को मुकम्मल खर्च करने का मुतालबा किया है। एजुकेशन के सिलसिले में है, जब तेलंगाना फॉर्म हुआ था, जब करीब 10.89% बजट का एलोकेशन एजुकेशन के लिए हुआ था, और वो पिछले 6 सालों के अंदर हम देखते हैं कि 10% से कम होता हुआ अभी 5% तक आ गया है। तो ये गिरावट जो एजुकेशन के बजट के अंदर हम देखते हैं। मुस्लिम सब प्लान की बात की गई है, तो सुधीर कमीशन के जो रिकमेंडेशंस थे उसको भी सामने रखते हुए, और इससे पहले जो कमेटीज आए उनके भी रिकमेंडेशंस को सामने रखते हुए ये बात शिद्दत से महसूस हुई कि फ़ंड्स तो एलोकेट होते हैं या उस सिलसिले में जुमला तो दिया जाता है, मगर जब फ़ंड्स को पहुंचना होता है वो नहीं पहुंचते हैं या कहीं ना कहीं वो डाइवर्ट हो जाते हैं। तो उसको इंश्योर करने के लिए कि जो फंड्स एलोकेट होते हैं वो ज़रूर यहाँ पर खर्च हो, मुस्लिम सब प्लान की बात कही गई। उस मुस्लिम डेवलपमेंट बोर्ड्स की बात की है ताकि स्मूथ एग्जीक्यूशन ये फंड्स के एलोकेशन का या ये स्कीम्स का हो। ये स्टेट यूनिवर्सिटीज़ हर डिस्ट्रिक्ट के अंदर क़ायम हो ताकि पोस्ट ग्रेजुएशन तक की तालीम हासिल करने के मौक़े सबको हासिल हों। सुधीर कमीशन की रिपोर्ट बताती है कि सिर्फ मुसलमान नहीं बल्कि दीगर जितने सोशियो रिलीजियस कैटेगरीज है वहाँ पर भी PG लेवल तक जो लोग पहुँचते हैं वो सिर्फ 5% है। इसके सिलसिले में कुछ डिमांड्स हैं, हेल्थ केयर के सिलसिले में उसके अंदर कुछ डिमांड्स पाई जाती हैं। आंध्र प्रदेश कानून साज असम्बली के बजट सेशन का आगाज़ पीर यानी 7 मार्च से होगा। रियासती गवर्नर BB हरिचंदन कानून साज असम्बली और काउंसिल के मुश्तरका इजलास से खिताब करेंगे। 8 मार्च को रियासती वजीर सनत गौतम रेड्डी की मौत पर ताज़ियती करारदाद पेश की जाएगी और 11 मार्च को रियासती वज़ीर ख़जाना B राजेंद्र नाथ बजट पेश करेंगे। आंध्र प्रदेश में अक़लियती हुकूक़ के लिए जद्दोजहद करने वाली तंजीम MHPS के सदर फारूक शिबली ने 7 मार्च से शुरू होने वाले असम्बली इजलास माइनॉरिटी सब प्लान को मंजूरी देने की मांग की। उन्होंने अक़लियतों से किए गए वादों को पूरा करने का जगन हुकूमत से मुतालबा किया। मुआहदे किए थे उसके अंदर से बहुत बड़ा वादा सब प्लान का और दुल्हन स्कीम का था। दुल्हन स्कीम तो अभी तक इम्प्लीमेंट नहीं हुई, लेकिन जो सब प्लान है उस सब प्लान को जो है इम्प्लीमेंट करने के लिए लास्ट टाइम जो उनकी जो कैबिनेट मीटिंग भी थी उसके अंदर उन्होंने जो है उसको रजामंदी जाहिर की, लेकिन उस रजामंदी से जो है कुछ होने वाला नहीं है। असेंबली के अंदर बिल पास करके उसका जो है कॉन्स्टिट्यूशनली जो है उस बिल को उस सब प्लान को जो है स्ट्रॉन्ग किया जाए। आप इस चीज़ का जो है कंफर्मेशन करें कि हम जो है कॉन्स्टिट्यूशनली जो आने वाली असेंबली है उसके अंदर हम ज़रूर इस बिल को, जो सब प्लान की जो बिल है उस बिल को असेंबली में लाएं और असेंबली में लाकर उसको जो है कॉन्स्टिट्यूशनल राइट्स जो है उसको अता करें, जिसको तेलुगु में चट्टाबद्धता कहते हैं। मस्जिद को तालीमी सरगर्मियों से जोड़ने की एक ख़ास पहल मुल्क के IT शहर बेंगलुरु में देखने को मिल रही है। जी हाँ, बेंगलुरु के कुरमंगला में मौजूद मस्जिद मामूर में लाइब्रेरी कायम की गई है। साबिक़ डायरेक्टर जनरल ऑफ पुलिस रूपक कुमार दत्ता ने इस लाइब्रेरी का इफ्तिताह किया। साबिक़ रियासती वज़ीर रामलिंगा रेड्डी और दीगर अहम शख्सियात ने इस तकरीब में हिस्सा लिया। मस्जिद मामूर कमेटी के नुमाइंदों ने कहा कि यह लाइब्रेरी बिला लिहाज मजहब व मिलत मुफ्त तौर पर खिदमात अंजाम देगी। इस लाइब्रेरी का एक अहम मकसद नीट, UPSC के PSC और दीगर मसाबक़ती इम्तहानात की पढ़ाई के लिए माहौल और गाइडेंस फराहम करना है। लड़के और लड़कियां दोनों भी इस लाइब्रेरी से फ़ायदा उठा सकते हैं। रूपक कुमार दत्ता ने कहा कि 4 दीवारी में बैठकर पूरी दुनिया का इल्म लाइब्रेरी के ज़रिए हासिल हो सकता है। कि लाइब्रेरी बनाएंगे ये बहुत ही अच्छा नेक वो है, क्योंकि आजकल क्या हो रहा है कि बच्चों का सारा ध्यान, बच्चे क्यों इवन बड़ों के भी, पढ़ाई से हट के दूसरे जगह पे जा रहा है। और मैं आपको एक चीज़ बता दूँ कि आप सोचेंगे कि आप एक कमरे में बैठे हुए हैं, ये जैसे एक कमरा है, लेकिन इसमें पूरी दुनिया है। ये आप लोग हमेशा देखिएगा कि वो सोच रहे होंगे ये क्या है, ये कोने में बैठ के क्या देखता रहता है, क्या पढ़ता है, लेकिन उसको ये नहीं पता है कि आप बाहर घूम के जितना कर पा रहे हो। खबरनामे में फ़िलहाल इतना ही। आदाब।